आज हम पुणे के बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड से जुड़े हालिया अदालती घटनाक्रमों से लेकर रसूख और पैसे के कॉकटेल वाले राजा रघुवंशी केस, मेरठ के रोंगटे खड़े कर देने वाला ब्लू ड्रम मर्डर मिस्ट्री और कुरुक्षेत्र के ऑनर किलिंग से जुड़े सूटकेस मर्डर केस जैसे कई संगीन और हाई प्रोफाइल मामलों की केस स्टडी आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी सिंह है और आप देख रहे हैं किस्सा दुनिया का। हम इस बात का भी गहन तकनीकी विश्लेषण करेंगे कि कैसे आज के आधुनिक और हाइपर डिजिटल दौर में अपराधी खुद को कानून से ऊपर समझने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन अंततः फॉरेंसिक विज्ञान, मोबाइल डेटा रिकवरी और साइबर सेल के अचूक जाल उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा ही देता है। महाराष्ट्र के पुणे से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण कानूनी खबर प्रसिद्ध और रसूखदार बिल्डर केतन अग्रवाल की संदिग्ध और बेहद रहस्यमय परिस्थितियों में हुई हत्या के मामले से जुड़ी है। इस पूरे हत्याकांड के दो सबसे मुख्य नामजद और प्राथमिक आरोपियों सिया गोयल और चेतन चौधरी की पुलिस रिमांड की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें पुणे की एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया था। वडगांव मावल के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एएम विभूति की अदालत में इस हाई प्रोफाइल मामले की गर्मागर्म और लंबी सुनवाई हुई। अदालत ने इस संवेदनशील मामले में अभियोजन पक्ष यानी सरकारी वकील और बचाव पक्ष यानी आरोपियों के वकीलों की घंटों चली दलीलों को बहुत ही बारीकी, गंभीरता और गहनता से सुनने के बाद एक बड़ा ऐतिहासिक और दूरगामी फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों मुख्य आरोपियों की पुलिस कस्टडी को आगे बढ़ाने की जांच एजेंसियों की मांग को सिरे से खारिज कर दिया और सिया गोयल और चेतन चौधरी को 16 जुलाई तक के लिए यानी पूरे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के तहत सीधे जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने पुणे ग्रामीण पुलिस की उस सबसे महत्वपूर्ण याचिका को भी पूरी तरह से नामंजूर कर दिया जिसमें उन्होंने अपराधियों का पॉलीग्राफ टेस्ट यानी झूठ पकड़ने वाला वैज्ञानिक परीक्षण कराने की कानूनी अनुमति मांगी थी। इस मामले के कोर्ट रूम ड्रामे, कानूनी दांवपेच और दोनों पक्षों के तर्कों को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे इस मर्डर केस की पेचीदगियों और पुलिस जांच की दिशा का पता चलेगा। जब दोनों आरोपियों की पुलिस रिमांड की तय अवधि समाप्त हुई तो जांच एजेंसियों के अधिकारी उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और कमांडो घेरे के बीच अदालत के सामने लेकर आए। अदालत की कार्रवाई शुरू होते ही सहायक लोक अभियोजक यानी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट राजश्री बीरकूट ने कड़ा और आक्रामक रुख अपनाते हुए आरोपियों की पुलिस कस्टडी को 3 दिन के लिए बढ़ाने की मांग वाली अर्जी जज साहब के सामने पेश की। अब सरकारी वकील ने अदालत के सामने मुख्य दलील ये रखी कि शुरुआती जांच के दौरान सिया गोयल और चेतन चौधरी के पास जो मोबाइल फोन जब्त किए गए थे, साइबर फॉरेंसिक लैब की शुरुआती रिपोर्ट में उनसे बहुत बड़ा डेटा रिकवर हुआ है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उन फोनों से जो डेटा, फाइल्स, मैसेजेस और व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं वो सामान्य इंसानी भाषा या सीधे टेक्स्ट में नहीं है। पुलिस के खोजी दल और साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक इन दोनों मुख्य आरोपियों के बीच जो वारदात के पहले और ठीक बाद में हुई बातचीत में कुछ बेहद अजीबोगरीब संकेतों, कोड वर्ड्स, प्रतीकों और विशेष गुप्त कूट भाषा का इस्तेमाल किया गया, यानी कि ये दोनों साइन और सिंबल लैंग्वेज का जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे एक दूसरे से बात करने के लिए। जांचकर्ताओं का अदालत में साफ कहना था कि इस रहस्यमयी कूट भाषा को डिकोड करना केस को सुलझाने के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी कोडेड भाषा के पीछे केतन अग्रवाल की हत्या की पूरी क्रोनोलॉजी, हत्या का मुख्य मकसद, पैसों के लेन देन का सच और इस साजिश में शामिल अन्य बड़े सफेदपोश चेहरों का राज छुपा हो सकता है। पुलिस का मानना था कि आरोपियों को आमने सामने बिठाकर कस्टडी में रखकर कड़ाई से जो है उनसे पूछताछ किए बिना इस कोड को क्रैक करना नामुमकिन है, इसलिए 3 दिन की पुलिस रिमांड और दी जाए।
लेकिन जैसे ही अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलें खत्म की, आरोपियों के प्रतिनिधित्व कर रहे बचाव पक्ष के वरिष्ठ और नामचीन फौजदारी वकीलों ने पुलिस कस्टडी बढ़ाने की इस अर्जी का पुरजोर, तीखा और तकनीकी विरोध किया। बचाव पक्ष के वकीलों ने जज साहब के सामने तर्क रखा कि पुलिस को इस मामले की जांच करने, क्राइम सीन का रिक्रिएशन करने और आरोपियों से गहन पूछताछ करने के लिए पहले लंबा, पर्याप्त और वैधानिक समय दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक अब पुलिस हिरासत को और आगे बढ़ाने का कोई ठोस, तार्किक या नया आधार नहीं बचा है। वकीलों ने यह भी दलील दी कि मोबाइल फोन और उनका पूरा डेटा तो पहले से ही पुलिस और फॉरेंसिक लैब के कब्जे में सुरक्षित है और उसे डिकोड करने, उसका तकनीकी विश्लेषण करने या पासवर्ड क्रैक करने के लिए आरोपियों को शारीरिक रूप से पुलिस की कस्टडी में रखने की कोई जरूरत नहीं है। साइबर सेल के अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ जेल में रहते हुए भी या स्वतंत्र रूप से सॉफ्टवेयर टूल्स की मदद से उस डेटा का जो है वो जांच कर सकते हैं। इसके लिए आरोपियों के शरीर की कस्टडी मांगना उनके अधिकारों का हनन है। दोनों पक्षों की इन बेहद तार्किक, तीखी और लंबी दलीलों को सुनने और मामले की केस डायरी के रिकॉर्ड्स का अवलोकन करने के बाद मजिस्ट्रेट ने माना कि पुलिस के पास हिरासत बढ़ाने के लिए कोई नया, ठोस या अपरिहार्य कारण मौजूद नहीं है जो कानून के लिए सही हो। इसी के आधार पर अदालत ने पुलिस कस्टडी की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया और दोनों को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया। इस केन का दूसरा सबसे बड़ा और झटका देने वाला मोड़ पॉलीग्राफ टेस्ट की अर्जी का खारिज होना है। पुणे ग्रामीण पुलिस इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थी कि सिया गोयल और चेतन चौधरी पूछताछ के दौरान जांच अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं, लगातार अपने बयान बदल रहे हैं और जानबूझकर जांच को गलत दिशा में भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का मानना था कि इनके दिमाग में छुपी सच्चाई को उगलवाने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए उन्हें कोर्ट से बाकायदा उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट की लिखित इजाजत मांगी थी। लेकिन अदालत ने पुलिस की इस उम्मीद पर भी पूरी तरह से पानी फेर दिया। इसके पीछे भारत का वो मजबूत संवैधानिक और कानूनी ढांचा है जिसके तहत किसी भी नागरिक या आरोपी को खुद के खिलाफ गवाही देने या बिना उसकी मर्जी के किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक या शारीरिक परीक्षणों से गुजरने के लिए विश्वास या उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्म दोषारोपण के खिलाफ अधिकार दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों, विशेषकर सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के बेहद प्रसिद्ध मामले में देश की शीर्ष अदालत ने यह साफ कर दिया था कि किसी भी व्यक्ति का पॉलीग्राफ, नार्को एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग टेस्ट तब तक कानूनी रूप से वैध नहीं माना जाएगा और न ही किया जा सकता है जब तक कि वो व्यक्ति इसके लिए लिखित में अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के सहमति न दे दे। चूंकि सिया और चेतन के वकीलों ने अदालत में हाथ खड़े करते हुए स्पष्ट कर दिया कि उनके मुकव्विल इस टेस्ट के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं, इसलिए अदालत ने कानूनन पुलिस की इस अर्जी को भी खारिज कर दिया। अब दोस्तों, इस फैसले के बाद केतन अग्रवाल की मौत का रहस्य और गहरा गया है, क्योंकि वो कोडेड चैट्स क्या थी और उस रात बंद कमरे में आखिर क्या हुआ था, ये सवाल आज भी अनुत्तरित है और पुलिस के लिए एक एक बड़ी पहेली बन चुकी है। केतन अग्रवाल हत्याकांड के इस कानूनी घटनाक्रम और अदालती दांवपेच के बाद आइए अब बात करते हैं एक और बेहद चर्चित, हाई प्रोफाइल और पेचीदा मामले की, जिसे अपराध जगत में राजा रघुवंशी केस के नाम से जाना जाता है। आप सब इस केस से वाकिफ होंगे। ये मामला एक बेहद रसूखदार, राजनीतिक रूप से ऊंचे संपर्कों वाले और अरबों रुपए की संपत्ति के मालिक एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत और उसके बाद मचे भारी राजनीतिक और प्रशासनिक बवाल से जुड़ा हुआ है। राजा रघुवंशी की कहानी में बेहिसाब काला धन, जमीनों के अवैध और विवादित सौदे, करोड़ों रुपए के नकद लेन देन और आपसी रंजिश का एक ऐसा जानलेवा और खौफनाक कॉकटेल था जिसने महीनों तक राज्यों की जांच एजेंसियों और स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF को हिलाकर रख दिया। जब राजा रघुवंशी का शव पहली बार एक सुनसान हाईवे के किनारे उसकी लग्जरी गाड़ी के भीतर बरामद हुआ तो अपराधियों ने इतनी शातिर और चालाकी से पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था कि शुरुआती तौर पर स्थानीय पुलिस भी इसे एक
सामान्य ओवर स्पीडिंग के कारण हुई सड़क दुर्घटना या फिर व्यापारिक मानसिक तनाव के कारण की गई आत्महत्या मानकर फाइल बंद करने की तैयारी में थी। लेकिन असली मोड़ दोस्तों तब आया जब डॉक्टरों के एक विशेष पैनल ने फॉरेंसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिले के कप्तान को सौंपी। उस रिपोर्ट ने पुलिस के होश उड़ा दिए। उसमें साफ हुआ कि मौत गाड़ी के टकराने से नहीं हुई, बल्कि शरीर के अंदरूनी अंगों में पाए गए एक बेहद दुर्लभ और धीमे जहर यानी स्लो पॉइजन तथा सिर के पिछले हिस्से पर किसी लोहे की भारी रॉड से किए गए जानलेवा वार के कारण हुई। इसके बाद इस पूरे मामले को आनन फानन में हत्या और साजिश की संगीन धाराओं में तब्दील कर दिया गया। राजा रघुवंशी केस ने हमारे समाज के उस कड़वे और डरावने सच को भी पूरी तरह से उजागर किया कि जहां पैसे, बाहुबल और ऊंचे रसूख के बल पर कानून को अपनी जेब में रखने और जांच के दबाव की कोशिश की जाती है। इस मामले के मुख्य आरोपियों ने गिरफ्तारी और पुलिसिया कार्रवाई से बचने के लिए अपने तमाम राजनीतिक आकाओं, नौकरशाहों और आर्थिक रसूख का ऐसा इस्तेमाल किया जिसके कारण जांच की रफ्तार कई बार धीमी हुई और फाइलों को दबाने के प्रयास किए गए। लेकिन जब इस केस की कमान एक बेहद ईमानदार, कड़क और बेदाग छवि वाले आईपीएस अधिकारी के हाथों में सौंपी गई तो उन्होंने पारंपरिक और पुराने तौर तरीकों को छोड़कर पूरी तरह से डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्यों पर भरोसा करने का फैसला किया। पुलिस की स्पेशल टीम ने राजा रघुवंशी और उनके तमाम व्यापारिक साझेदारों, प्रतिद्वंदियों और परिवार के सदस्यों के पिछले 6 महीनों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर और लोकेशन डेटा को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए खंगाला। इसके साथ ही संदिग्ध बैंक खातों के लेन देन, शेल कंपनियों के खाते और विवादित जमीनों के रजिस्ट्री के दस्तावेजों की फॉरेंसिक ऑडिट कराई गई। इस वैज्ञानिक जांच में यह चौंकाने वाला और बड़ा खुलासा हुआ कि मौत से ठीक 4 दिन पहले एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पर स्थित करोड़ों रुपए के भूखंड को लेकर राजा रघुवंशी का अपने ही कुछ बेहद करीबी, सगे और प्रभावशाली व्यापारिक पार्टनर से तीखा और जानलेवा विवाद हुआ था। आरोपियों ने राजा को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शार्प शूटरों और पेशेवर अपराधियों का जो है वो सहारा लिया था। इस केस ने समाज के सामने ये साफ कर दिया कि जमीनी विवादों, पैसे की अंधी हवस और रातों रात अमीर बनने के चक्कर में इंसान किस तरह अपनी ही खून और रिश्तों का सौदा करने से नहीं हिचकिचाता। अब रुख करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के क्रांतिधरा मेरठ जिले की एक ऐसी खौफनाक, रूह कपा देने वाली और शातिर वारदात की जिसे आज भी देश के अपराध इतिहास में मेरठ ब्लू ड्रम मर्डर मिस्ट्री के नाम से याद किया जाता है। ये केस किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी से भी ज्यादा डरावना, पेचीदा और शातिर दिमाग से बुना गया था। इस पूरे मामले की शुरुआत दोस्तों तब हुई जब मेरठ के एक बाहरी औद्योगिक और बेहद सुनसान इलाके में झाड़ियों के बीच एक नीले रंग का बड़ा प्लास्टिक का केमिकल ड्रम पड़ा हुआ देखा गया। शुरुआती 2-3 दिनों तक वहां से गुजरने वाले लोगों ने उसे एक सामान्य कबाड़ या फैक्ट्री का कचरा समझकर पूरी तरह नजरअंदाज किया। लेकिन जब उस ड्रम के आसपास से एक असहनीय दम घोंटने वाली और बेहद तीखी बदबू इलाके में फैलने लगी तो वहां से गुजरने वाले राहगीरों और स्थानीय ग्रामीण किसानों को किसी बेहद बड़ी अनहोनी का शक हुआ। उन्होंने बिना एक पल गंवाए इसकी लिखित और मौखिक सूचना स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रभारी को दी। मौके पर भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम पहुंची। जब पुलिसकर्मियों ने उस नीले ड्रम को चारों तरफ से लगे सील बंद ढक्कन को गैस कटर और औजारों की मदद से खोला तो अंदर का खौफनाक और घिनौना मंजर देखकर वहां मौजूद अनुभवी से अनुभवी पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। उस नीले ड्रम के अंदर एक वयस्क पुरुष की लाश को बेहद ही बहुत बेरहमी, क्रूरता और अमानवीय तरीके से मरोड़कर और रस्सियों से बांधकर बंद किया गया था। हत्यारों की शातिर और ठंडे दिमाग से की गई क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि उन्होंने न केवल उस व्यक्ति का गला दबाकर, उसे तड़पाकर उसकी हत्या की, बल्कि कानून की आंखों में धूल झोंकने और उसकी पहचान को पूरी तरह से मिटाने के लिए शव के साथ घिनौनी बर्बरता की थी। लाश को ड्रम में डालने के बाद हत्यारों ने उसके ऊपर भारी मात्रा में घातक इंडस्ट्रियल एसिड यानी तेजाब, कुछ विशेष सड़ने वाले रसायनों और कंक्रीट सीमेंट का एक गाढ़ा और मोटा मिक्सचर पूरी तरह से भर दिया था। उनका मुख्य मकसद ये था कि तेजाब और केमिकल के रासायनिक असर से लाश की हड्डियां और मांस पूरी तरह गलकर पानी बन जाए।
सीमेंट की मोटी परत के कारण शव की बदबू ड्रम से बाहर ना आ पाए और वो नीला ड्रम हमेशा के लिए सड़क किनारे एक लावारिस सीमेंट का ब्लॉक बनकर पड़ा रहे, जिससे किसी को भी कभी कोई शक ना हो। इस अंधे कत्ल यानी ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाना मेरठ पुलिस के लिए एक नामुमकिन चुनौती जैसा लग रहा था, क्योंकि शव इस हद तक सड़ गल चुका था कि उसका चेहरा देखना, कपड़ों से पहचान करना या उंगलियों के निशान लेना भी तकनीकी रूप से संभव नहीं था। लेकिन मेरठ पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और सर्विलांस सेल ने इस हार को अपनी चुनौती के रूप में स्वीकार किया और एक बेहद वैज्ञानिक, आधुनिक और रणनीतिक कार्य योजना के तहत काम शुरू किया। सबसे पहले पुलिस ने मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, मुजफ्फरनगर और आसपास के 5 पड़ोसी जिलों के सभी थानों के पिछले 2 महीनों के भीतर लापता हुए उन सभी पुरुषों की सूची, उनके फोटो और शारीरिक हुलिया का डेटाबेस मंगवाया, जिनकी उम्र 30 से 45 वर्ष के बीच थी। इसके साथ ही पुलिस की कई टीमों ने उस सुनसान हाईवे और उससे जुड़ने वाले सभी संपर्क मार्गों, पेट्रोल पंपों, होटलों, ढाबों और सरकारी टोल प्लाजा के पिछले 1 महीने के हफ्तों पुरानी सीसीटीवी फुटेज के एक सेकंड को कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल दर पिक्सल खंगालना शुरू किया। दोस्तों, इसके अलावा सर्विलांस सेल की मदद से उस विशिष्ट सुनसान क्षेत्र में वारदात की संभावित रातों के दौरान सक्रिय रहे तमाम मोबाइल नंबरों का डंप डेटा निकाला गया, जिसमें हजारों नंबर शामिल थे। हफ्तों की कड़ी मशक्कत, दिन रात की जांच और तकनीकी विश्लेषण के बाद एक दूर दराज के पेट्रोल पंप पर लगे धुंधले सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में पुलिस को एक बेहद महत्वपूर्ण और टर्निंग पॉइंट वाली लीड मिली। आधी रात के वक्त लगभग 2 बजे एक संदिग्ध बिना नंबर प्लेट वाली कमर्शियल पिकअप गाड़ी उस सुनसान सड़क की तरफ जाती हुई दिखाई दी, जिसके पीछे वाली खुली कटी में ठीक वैसा ही एक बड़ा नीला प्लास्टिक का ड्रम रखा हुआ था। पुलिस ने आधुनिक इमेज एनहेंसमेंट सॉफ्टवेयर टूल्स की मदद से उस गाड़ी के चेसिस नंबर और उसके मालिक के रूट का पीछा किया और आखिरकार उसके मुख्य ठिकाने तक पहुंच गई। जब गाड़ी के ड्राइवर और उसके मालिक को पुलिस ने हिरासत में लेकर अलग अलग कमरों में कड़ाई से पूछताछ की तो मेरठ की सबसे बड़ी और डरावनी मिस्ट्री का पर्दाफाश हो गया, जिसने सबको चौंका दिया। ये पूरी कहानी अवैध संबंधों, खानदानी पैतृक जमीन के बंटवारे और अपने के ही गहरे विश्वासघात की निकली। मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक का सगा भाई और उसकी एक जिगरी दोस्त था। वो दोनों मृतक की करोड़ों की प्राइम प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा करना चाहते थे और रास्ते का कांटा हटाने के लिए ये योजना बना रहे थे। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में यह भी बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने से पहले बाकायदा कई दिनों तक गूगल और यूट्यूब पर यह सर्च किया था कि परफेक्ट मर्डर कैसे करें, हत्या के बाद लाश को कैसे गायब करें और केमिकल व सीमेंट से शव को कैसे गलाया जाता है ताकि पुलिस उन्हें पकड़ ना सके। इस मामले ने पूरे समाज और न्यायविदों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया दोस्तों कि इंटरनेट और आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग किस तरह अपराध को बढ़ावा दे रहा है और अपराधियों को शातिर बना रहा है। इसी तरह का एक और दिल दहला देने वाला और समाज के मुंह पर तमाचा मारने वाला मामला हरियाणा के पवित्र धार्मिक नगरी कुरुक्षेत्र जिले से भी सामने आया था, जिसे अपराध जगत में कुरुक्षेत्र सूटकेस मर्डर केन के नाम से जाना जाता है। इस मामले की शुरुआत भी एक लावारिस हालत में पड़े लाल रंग के सूटकेस के भीतर एक अज्ञात बेहद खूबसूरत युवती की बंद लाश मिलने से हुई थी। जब कुरुक्षेत्र पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस ब्लाइंड मर्डर केस की परतों को एक एक करके खोलना शुरू किया तो जो सच सामने आया उसने समाज और पारिवारिक ढांचे को हिलाकर रख दिया। ये मामला किसी बाहरी अपराधी का नहीं बल्कि ऑनर किलिंग यानी झूठी सामाजिक शान और मर्यादा के नाम पर अपनों द्वारा ही की गई अपनों की हत्या थी। उस पढ़ी लिखी युवती ने अपने रूढ़िवादी परिवार की मर्जी और सामाजिक बंधनों के खिलाफ जाकर कॉलेज के अपने एक दोस्त से कोर्ट मैरिज यानी प्रेम विवाह कर लिया था। इस बात से नाराज और गुस्से में अंधे होकर उसके सगे पिता, भाई और चाचा ने मिलकर एक सोची समझी साजिश के तहत उसे बातचीत के बहाने घर बुलाया, उसका गला दबाकर हत्या की और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को एक बड़े सूटकेस में पैक करके चलती ट्रेन से या किसी सुनसान नहर में फेंकने की साजिश रची थी ताकि पुलिस कभी उसकी पहचान ना कर सके और ये एक लावारिस शव बनकर रह जाए। लेकिन दोस्तों, आधुनिक सर्विलांस, हाईवे के कैमरों और फॉरेंसिक टूल्स के सामने उनकी ये क्रूर और चालाकी भरी साजिश भी पूरी तरह से नाकाम साबित हुई और पूरा परिवार आज जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी काट रहा है। इन तमाम हाई प्रोफाइल और रूह कपा देने वाली आपराधिक मामलों की यदि हम बहुत ही बारीकी
वैज्ञानिक और कानूनी दृष्टिकोण से विश्लेषण करें, चाहे वो पुणे का हालिया केतन अग्रवाल केस हो, जहां कोडेड लैंग्वेज और संकेतों के जरिए पर्दे के पीछे बड़ी साजिश रची गई, राजा रघुवंशी केस हो, जहां पैसे और राजनीतिक रसूख की आड़ लेकर कानून को चुनौती देने का प्रयास किया गया और उनकी सगी पत्नी ने उनकी हत्या की, या फिर मेरठ का केमिकल युक्त ब्लॉक वाला ब्लू ड्रम केस और दिल्ली का श्रद्धा वालकर केस, तो एक शाश्वत और सार्वभौमिक सच पूरी तरह से निखर कर दुनिया के सामने आता है। वो सच ये है कि अपराधी चाहे खुद को कितना भी बुद्धिमान, चालाक और तकनीकी रूप से सर्वोपरि या ऊंचे रसूख वाला क्यों न समझ ले, और वो सबूतों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए कितने भी खौफनाक वैज्ञानिक या अमानवीय तरीके क्यों न अपना ले, कानून के लंबे और मजबूत हाथ उस तक देर सवेर पहुंच ही जाते हैं। आज के इस हाइपर डिजिटल और आधुनिक युग में हर अपराधी अनजाने में या घबराहट में अपने पीछे कोई ना कोई ऐसा डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ ही जाता है जो अंत में अदालत में उसकी बर्बादी और सजा का सबसे अचूक कारण बनते हैं। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर कम सस्पेंस केस में अब पूरी न्यायिक और प्रशासनिक बिरादरी, मीडिया और आम जनता की निगाहें आगामी 16 जुलाई की तारीख पर टिकी हुई है, जब सिया गोयल और चेतन चौधरी की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होगी और उन्हें दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तब यह देखना बेहद दिलचस्प और कानूनी रूप से महत्वपूर्ण होगा कि क्या पुणे पुलिस और उनकी साइबर फॉरेंसिक टीम मोबाइल के उन रहस्यमय कोडेड चैट्स के प्रतीकों और कोड्स को पूरी तरह क्रैक करके हत्या के असली और प्रामाणिक कारणों को कोर्ट के सामने रख पाती है या नहीं। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो किस्सा दुनिया का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।